कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, मोबाइल खोलते हो और खबर आती है अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा नहीं रही। सुनने में ये लाइन किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, क्योंकि हम जिस दुनिया में पैदा हुए, पले बढ़े, वहां डॉलर हमेशा से राजा रहा है। तेल खरीदना हो, हथियार खरीदने हो, देशों को कर्ज देना हो या किसी देश को सजा देनी हो, हर रास्ता डॉलर से होकर जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या डॉलर हमेशा राजा रहेगा, या फिर हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक नई मुद्रा व्यवस्था जन्म लेने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत का रुपया इस कहानी में कहां खड़ा होगा? इस वीडियो में हम न स्लोगन्स बेचेंगे, न नेशनलिज्म का ओवरडोज देंगे। हम फैक्ट्स, हिस्ट्री, गलत फैसलों और आने वाले 20 सालों की सच्ची जियोपॉलिटिकल लड़ाई की बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। इस डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट किया है rupeefuture.com ने, एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म जहां इंडियन इकोनॉमी, रुपी, डॉलर और जीडीपी सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है। सनलाइंस स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप में यह कंटेंट सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। पार्ट 1, जब मुद्रा हथियार बन गई। आज से करीब 200 साल पहले अगर कोई वैश्विक मुद्रा थी तो वो अमेरिकी डॉलर नहीं बल्कि ब्रिटिश पाउंड हुआ करता था। उस दौर में ब्रिटेन का साम्राज्य दुनिया के बड़े हिस्से पर फैला हुआ था। जहां साम्राज्य था वहीं उसकी मुद्रा चलती थी। व्यापार, बैंकिंग, समुद्री रास्ते, सब कुछ ब्रिटेन के नियंत्रण में था। लेकिन फिर 20वीं सदी आई और अपने साथ लेकर आई 2 विश्व युद्ध। इन युद्धों ने यूरोप को तबाह कर दिया। ब्रिटेन कर्ज में डूब गया, उसकी इंडस्ट्री कमजोर पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका था, जो युद्ध से बाहर निकलते समय और ज्यादा मजबूत बन चुका था। उसके कारखाने चल रहे थे, उसका सोना सुरक्षित था और उसकी अर्थव्यवस्था बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा स्थिर थी। यहीं से शक्ति का केंद्र धीरे धीरे लंदन से वॉशिंगटन की ओर खिसकने लगा। 1944 में अमेरिका के एक छोटे से शहर ब्रेटन वुड्स में दुनिया के 44 देश इकट्ठा हुए। मकसद था युद्ध के बाद की आर्थिक दुनिया को फिर से खड़ा करना। उसी बैठक में एक व्यवस्था बनी। तय हुआ कि अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ा जाएगा और बाकी देशों की मुद्राओं को डॉलर से। इसका मतलब साफ था, डॉलर अब सोने के बराबर माना जाएगा। उस वक्त अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व था, इसलिए बाकी देशों के पास इस व्यवस्था को मानने के अलावा कोई खास विकल्प नहीं था। धीरे धीरे डॉलर सिर्फ अमेरिका की मुद्रा नहीं रहा, वो पूरी दुनिया की जरूरत बन गया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होने लगा। सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व डॉलर में रखने लगे। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के जरिए कर्ज भी डॉलर में मिलने लगा। डॉलर अब एक कागज का नोट नहीं था, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका था। लेकिन हर व्यवस्था में एक कमजोर कड़ी होती है। अमेरिका ने वो कमजोर कड़ी खुद बनाई। 1971 में वियतनाम युद्ध और भारी सरकारी खर्चों के चलते अमेरिका के लिए डॉलर को सोने से बांधे रखना मुश्किल हो गया। तब राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। डॉलर और सोने का रिश्ता तोड़ दिया गया। उस दिन के बाद डॉलर की कीमत सोने पर नहीं, बल्कि सिर्फ भरोसे पर टिक गई। अब सवाल उठता है, अगर डॉलर सिर्फ भरोसे पर टिका है तो दुनिया उसे क्यों मानेगी? इसका जवाब आया कुछ साल बाद, और वो जवाब था तेल। 1970 के दशक में अमेरिका ने सऊदी अरब और दूसरे तेल उत्पादक देशों के साथ एक समझौता किया। तय हुआ कि पूरी दुनिया में तेल की खरीद फरोख्त सिर्फ डॉलर में होगी। बदले में अमेरिका इन देशों की सुरक्षा की गारंटी देगा। तेल आधुनिक दुनिया की रीढ़ है। बिना तेल के फैक्ट्रियां नहीं चलती, गाड़ियां नहीं चलती, जहाज और हवाई जहाज नहीं उड़ते। जब तेल डॉलर में बिकने लगा तो हर देश को डॉलर की जरूरत पड़ने लगी। इसी व्यवस्था को बाद में पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा गया। यही डॉलर लगभग अमर बन गया। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका जितना चाहे उतना डॉलर छाप सकता था। वो उन डॉलर से दुनिया से असली सामान खरीदता था, तेल, मशीनें, संसाधन, और बदले में देता था कागज।
अर्थशास्त्री इसे एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज कहते हैं, यानी ऐसी सुविधा जो किसी और देश को नहीं मिली। समय के साथ डॉलर सिर्फ व्यापार का साधन नहीं रहा, वो एक हथियार बन गया। जिस देश ने अमेरिका की बात नहीं मानी, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए, उसका डॉलर एक्सेस बंद कर दिया गया, उसे अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से काट दिया गया। बिना एक गोली चलाए किसी देश की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाया जाने लगा। यही पहली बार दुनिया के कई देशों ने सोचना शुरू किया, अगर डॉलर इतना ताकतवर है तो क्या उस पर पूरी तरह निर्भर रहना सुरक्षित है? यह सवाल लंबे समय तक दबा रहा, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुआ। फिर आया रूस यूक्रेन युद्ध। अमेरिका और यूरोप ने रूस के सैकड़ों अरब डॉलर के विदेशी रिजर्व फ्रीज कर दिए। यह एक बड़ा झटका था। पहली बार सेंट्रल बैंकों ने देखा कि उनके रिजर्व भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगर राजनीतिक हालात बिगड़े तो उनका पैसा भी लॉक किया जा सकता है। यहीं से डी डॉलराइजेशन की बात गंभीर होने लगी। चीन, रूस, ब्राजील, भारत जैसे देशों ने धीरे धीरे विकल्प तलाशने शुरू किए। गोल्ड रिजर्व बढ़ाए जाने लगे, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की बातें होने लगी। डॉलर गिर नहीं रहा था, लेकिन उस पर भरोसा अब पहले जैसा अटूट नहीं रहा। पार्ट 2, जब दुनिया ने डॉलर के बिना सोचना शुरू किया। पार्ट 1 के अंत तक दुनिया एक सवाल के सामने खड़ी हो चुकी थी। डॉलर अब भी सबसे ताकतवर था, लेकिन पहली बार उस ताकत पर भरोसा दरकने लगा था। यह दरार छोटी थी, लगभग अदृश्य, लेकिन इतिहास में कई बार छोटी दरारें ही बड़े भूकंप की शुरुआत बनी है। जब रूस के विदेशी रिजर्व फ्रीज किए गए तो असर सिर्फ रूस पर नहीं पड़ा। असल झटका उन देशों को लगा जो चुपचाप यह देख रहे थे कि अगर आज रूस के साथ ऐसा हो सकता है तो कल किसी और के साथ क्यों नहीं। यहीं से दुनिया दो हिस्सों में बंटने लगी। एक हिस्सा जो अब भी डॉलर के सिस्टम के साथ चलना चाहता था, और दूसरा हिस्सा जो बिना शोर किए उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। इस दूसरे हिस्से में सबसे बड़ा नाम था चीन। चीन ने कभी खुलेआम यह नहीं कहा कि वह डॉलर को गिराना चाहता है। उसने न भाषण दिए, न बड़े नारे लगाए। चीन ने वही किया जो वह सबसे अच्छे से करता है, लंबा खेल खेला। 2000 के दशक की शुरुआत में चीन दुनिया की फैक्ट्री बन चुका था। हर देश उससे सामान खरीद रहा था, लेकिन भुगतान डॉलर में होता था। इसका मतलब यह था कि चीन जितना भी मेहनत करे, आखिर में उसकी कमाई डॉलर में कैद हो जाती थी, एक ऐसे सिस्टम में जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। यहीं से चीन ने चुपचाप अपनी रणनीति बदलनी शुरू की। उसने अपने डॉलर रिजर्व का एक हिस्सा गोल्ड में बदलना शुरू किया। उसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए अपने प्रभाव को बढ़ाया। और सबसे अहम बात, उसने अपनी मुद्रा युआन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर धीरे धीरे पेश करना शुरू किया। लेकिन युआन की एक समस्या थी, उस पर चीनी सरकार का बहुत ज्यादा नियंत्रण था। पूरी दुनिया उस मुद्रा पर भरोसा नहीं करती जिसे सरकार जब चाहे बंद कर दे, खोल दे या उसकी कीमत बदल दे। चीन की ताकत बहुत थी, लेकिन भरोसे की कमी थी। यही कहानी में आता है रूस। रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों ने मजबूर कर दिया था कि वह डॉलर से बाहर का रास्ता खोजे। तेल और गैस बेचने वाला देश अगर डॉलर में भुगतान न ले तो सिस्टम हिल सकता है। रूस ने कुछ सौदे युआन में किए, कुछ रूबल में। पर दिक्कत यह थी कि दुनिया सिर्फ दो देशों के भरोसे कोई नया सिस्टम नहीं अपनाती। और यहीं से एक पुराना नाम दोबारा जिंदा होता है, ब्रिक्स। ब्रिक्स कोई नया संगठन नहीं था। सालों तक इसे सिर्फ एक डिस्कशन क्लब की तरह देखा गया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, 5 अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं, अलग अलग हित, अलग अलग राजनीति। लेकिन डॉलर सिस्टम से जुड़ी असुरक्षा ने इन सबको एक ही मेज पर ला खड़ा किया। ब्रिक्स की बैठकों में एक सवाल बार बार उठने लगा, क्या हम आपस में व्यापार डॉलर के बिना कर सकते हैं? यह सवाल आसान नहीं था, क्योंकि डॉलर से बाहर निकलने का मतलब सिर्फ करेंसी बदलना नहीं होता। इसका मतलब होता है नई बैंकिंग व्यवस्था, नई सेटलमेंट प्रणाली और सबसे जरूरी, आपसी भरोसा। यहीं पर भारत की भूमिका दिलचस्प हो जाती है। भारत न तो खुलकर अमेरिका के खिलाफ जाना चाहता था और न ही पूरी तरह किसी नए खेमे में कूदना चाहता था।
भारत का इतिहास यही रहा है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस। लेकिन भारत की एक मजबूरी भी थी। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। हर साल अरबों डॉलर बाहर जाते हैं। अगर व्यापार का एक हिस्सा भी रुपए में हो जाए तो देश पर पड़ने वाला दबाव काफी कम हो सकता है। यहीं से रुपी इंटरनेशनलाइजेशन की बात धीरे धीरे सामने आने लगी। यह कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था। यह एक प्रक्रिया थी जिसमें आरबीआई, सरकार और विदेश नीति तीनों को एक साथ चलना था। भारत ने सबसे पहले छोटे कदम उठाए। कुछ देशों के साथ लोकल करेंसी ट्रेड की अनुमति दी गई। कुछ बैंकों को विदेशी व्यापार के लिए रुपए में सेटलमेंट की सुविधा दी गई। यह सब खबरों में ज्यादा नहीं आया क्योंकि यह एक शांत रणनीति थी। लेकिन समस्या सिर्फ नियमों की नहीं थी, समस्या भरोसे की थी। कोई भी देश तब तक किसी दूसरी मुद्रा में व्यापार नहीं करता जब तक उसे यह भरोसा न हो कि वह मुद्रा स्टेबल रहेगी, फ्रीली यूजेबल होगी और जरूरत पड़ने पर आसानी से कन्वर्ट हो सकेगी। यही भारत की पुरानी गलतियां सामने आती है। लंबे समय तक भारत ने अपनी करेंसी को जरूरत से ज्यादा टाइटली कंट्रोल किया। कैपिटल कंट्रोल सख्त थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए नियम जटिल थे। रुपया ट्रेड से ज्यादा डोमेस्टिक जरूरतों तक सीमित रहा। यह नीति एक हद तक सही थी। इससे भारत संकटों से बचा। लेकिन इसी नीति ने रुपये को ग्लोबल बनने से भी रोके रखा। दूसरी तरफ अमेरिका ने यही जोखिम लिया था। उसने डॉलर को खुला छोड़ा और बदले में पूरी दुनिया का भरोसा हासिल किया। भारत अब उसी क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। अगर रुपया इंटरनेशनल बनाना है तो उसे थोड़ा खुला छोड़ना पड़ेगा। लेकिन खुला छोड़ने का मतलब है वॉलेटिलिटी, स्पेकुलेटिव अटैक्स और शॉर्ट टर्म झटके। यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सिर्फ करेंसीज की लड़ाई नहीं है, अब सिस्टम्स की लड़ाई है। डिजिटल करेंसीज, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, नई पेमेंट रेल्स और स्विफ्ट से बाहर के सेटलमेंट नेटवर्क, यह सब आने वाले सिस्टम की नींव रख रहे हैं। भारत ने डिजिटल पेमेंट्स में जो किया है वह दुनिया ने देखा है। यूपीआई ने दिखाया है कि स्केल और ट्रस्ट एक साथ चल सकते हैं। यही अनुभव भविष्य में रुपये के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक सवाल अब भी बाकी है। अगर डॉलर धीरे धीरे कमजोर होता है तो क्या उसकी जगह कोई एक नई मुद्रा लेगी, या फिर दुनिया एक मल्टी करेंसी सिस्टम में जाएगी? और उस मल्टी करेंसी दुनिया में रुपये की असली जगह क्या होगी? लीडर, पार्टनर या सिर्फ स्पेक्टेटर? पार्ट 3, रुपये की असली परीक्षा। अब तक दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां पुराना सिस्टम टूट नहीं रहा था, लेकिन उसके समानांतर एक नया सिस्टम आकार लेने लगा था। डॉलर अब भी सबसे बड़ी मुद्रा था, लेकिन अब वह अकेला नहीं रह गया था। यह वही दौर होता है जिसे इतिहास की किताबों में बाद में एक साधारण लाइन में लिखा जाता है। यहीं से बदलाव शुरू हुआ। इस बदलाव की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कोई भी देश खुलकर यह नहीं कह रहा था कि वह डॉलर को गिराना चाहता है, क्योंकि जो सिस्टम पूरी दुनिया को जोड़ता हो, उसे तोड़ने की बात करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। इसलिए सभी देश एक ही काम कर रहे थे, जोखिम कम करना। और जोखिम कम करने का सबसे सीधा तरीका था डॉलर पर पूरी निर्भरता खत्म करना। भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। भारत की स्थिति बाकी देशों से अलग थी। वह न तो चीन की तरह बंद अर्थव्यवस्था था और न ही अमेरिका की तरह खुला और हावी। भारत बीच में था, एक ऐसा देश जो ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा भी था और उससे सावधान भी। भारत ने यह समझ लिया था कि रुपया रातों रात ग्लोबल करेंसी नहीं बन सकता। यह सपना अगर जल्दी देखा जाए तो वही गलती दोहराई जाएगी जो कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने पहले की थी। इसलिए भारत ने शोर नहीं मचाया, बल्कि नींव मजबूत करनी शुरू की। सबसे पहले ध्यान गया व्यापार पर। भारत जिन देशों से तेल, खाद और कच्चा माल खरीदता था, वहां धीरे धीरे रुपए में सेटलमेंट के विकल्प खोले गए। कुछ सौदे सफल रहे, कुछ अटके और कुछ पूरी तरह नाकाम भी हुए। लेकिन यह असफलताएं जरूरी थी, क्योंकि इन्हीं से यह समझ आया कि रुपया कहां कमजोर है। एक बड़ी समस्या थी लिक्विडिटी की। अगर कोई विदेशी देश रुपये में भुगतान ले भी ले
तो वह उन रुपयों का करेगा क्या? क्या वह आसानी से भारतीय एसेट्स में निवेश कर सकता है? क्या वह उन रुपयों को बिना ज्यादा नुकसान के किसी और करेंसी में बदल सकता है? यहीं पर भारत की असली परीक्षा शुरू होती है। रुपये को इंटरनेशनल बनाने का मतलब सिर्फ उसे बाहर भेजना नहीं है। इसका मतलब है विदेशियों के लिए भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स को भरोसेमंद बनाना, बॉन्ड मार्केट को गहरा करना, रूल्स को प्रेडिक्टेबल बनाना और सबसे अहम, पॉलिसी में अचानक बदलाव से बचना। यह वही जगह है जहां भारत ने अतीत में कई बार गलती की थी। अचानक कैपिटल कंट्रोल्स, टैक्स नियमों में अप्रत्याशित बदलाव और रेट्रोस्पेक्टिव फैसले, इन सब ने भारत की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया। अब अगर रुपया ग्लोबल बनाना है तो भारत को यह साबित करना होगा कि वह स्टेबल ही नहीं, रिलायबल भी है। इसी बीच दुनिया में एक और बड़ा बदलाव हो रहा था, पैसे का डिजिटल रूप। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी सीबीडीसी अब कॉन्सेप्ट नहीं रह गई थी। चीन ने डिजिटल युआन को पायलट से आगे बढ़ा दिया था। यूरोप और अमेरिका अपने अपने वर्जन्स पर काम कर रहे थे और भारत ने डिजिटल रूपी की नींव रख दी थी। यह सिर्फ तकनीक का सवाल नहीं था, यह कंट्रोल और ट्रस्ट का सवाल था। अगर भविष्य में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स डिजिटल करेंसीज के जरिए होते हैं तो वह देश जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करता है वही असली ताकत रखेगा। भारत के लिए यह एक दुर्लभ मौका था। यूपीआई ने यह दिखा दिया था कि भारत स्केल पर ट्रस्ट बना सकता है। अगर यही मॉडल इंटरनेशनल पेमेंट्स तक जाता है तो रुपया सिर्फ एक मुद्रा नहीं बल्कि एक सिस्टम बन सकता है। लेकिन यही एक खतरा भी छिपा है। अगर भारत ने रुपया इंटरनेशनल बनाने की दौड़ में बहुत जल्दीबाजी दिखाई तो स्पेक्युलेटिव अटैक्स, करेंसी वोलेटिलिटी और कैपिटल फ्लाइट जैसे खतरे सामने आ सकते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां अच्छी नीयत लेकिन अधूरी तैयारी ने देशों को पीछे धकेल दिया। इसलिए भारत का रास्ता शायद वही होगा जो अब तक रहा है, धीमा, संतुलित और प्रैग्मैटिक। 2030 के आसपास दुनिया शायद ऐसी होगी जहां कोई एक करेंसी राजा नहीं होगी। डॉलर रहेगा लेकिन अकेला नहीं, युआन होगा लेकिन पूरी तरह भरोसेमंद नहीं, यूरो रहेगा लेकिन सीमित प्रभाव के साथ, और रुपया शायद ग्लोबल नहीं लेकिन रीजनल एंकर। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और कुछ अफ्रीकी देशों के लिए रुपया एक स्वाभाविक विकल्प बन सकता है। यह जीत छोटी लग सकती है लेकिन मॉनेटरी हिस्ट्री में छोटी जीतें ही बड़ी स्थिरता लाती है। अंत में सवाल यह नहीं है कि डॉलर गिरेगा या नहीं, असल सवाल यह है कि क्या दुनिया दोबारा किसी एक मुद्रा को इतनी ताकत देना चाहेगी? और शायद जवाब है नहीं। शायद भविष्य की दुनिया किसी एक राजा की नहीं बल्कि कई संतुलित शक्तियों की होगी। और अगर भारत ने अपनी गलतियों से सीखा, अपने सिस्टम को मजबूत किया और धैर्य रखा तो रुपया उस दुनिया में सिर्फ मौजूद नहीं होगा बल्कि मायने भी रखेगा। यही इस कहानी का असली अंत नहीं बल्कि असली शुरुआत है। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो आप सिर्फ खबरें नहीं, उनके पीछे की असली कहानी समझना चाहते हैं। अगर ऐसी डीप और ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशंस आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए।